हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। चैप्टर का नाम है डाइजेशन और टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अभी तक गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने क्या क्या सीखा है कि यहाँ पर जो इंटरनल जो कवरिंग्स होती हैं वो बनाती हैं यहाँ पर गैस्ट्रिक पिट। ये आपकी गैस्ट्रिक पिट है, ये जो आपकी है उसमें 3 टाइप की सेल है, म्यूकस नेक सेल, ऑक्जेंटिक जिसे पैराइटल सेल भी कहते हैं, और चीफ सेल जिसे पैप्टिक सेल भी कहते हैं। इस पूरे को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तीनों टाइप की सेल और उनके सिक्रीशन। तो म्यूकस नेक सेल से सिक्रीट होगा म्यूकस, ऑक्जेंटिक पैराइटल, ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल से होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैस्टल्स, इंट्रिंसिक फैक्टर, और चीफ पैप्टिक सेल जिसे हम पैप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन की यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कि किसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर जो ऑक्जेंटिक सेल है या जिन्हें हम पैराइटल सेल कह रहे हैं, उससे यहाँ पे सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कुछ फंक्शंस हमारे पास आते हैं, जैसे जैसे ये यहाँ पर पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहला इसका फंक्शन यहाँ पर ये आता है। अब पैप्सिन क्या करेगा? आपने कहा पैप्सिन प्रोटीएज है या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो डाइजेशन करेंगे प्रोटीन का, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, या ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन का, उन्हें हम प्रोटीएज यहाँ पर कहते हैं। तो ये क्या करता है? पैप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। पहला फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सेकंड जो फंक्शन है वो Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करता है। Fe2+ बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये हार्मफुल बैक्टीरिया को हमारी जो स्टमक है वहाँ पर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन हमने देखा, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है यहाँ पे स्टमक में, जहाँ पे pH 1.8 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट ही यही है कि जो मीडियम है वो एसिडिक हो सके। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर सेकंड, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या करता है? यहाँ पर कैस्टल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर कंप्लीट है तो आप इसे देखिए। इसके बाद हमारे पास हम क्या क्या किस किस की एक्टिविटी हमें यहाँ पर देखनी है। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को देख लिया है। हम बात करेंगे पेप्सिनोजन का फंक्शन आपने देख लिया, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन का फंक्शन हमें देखना है। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में पढ़ा है उसे आप एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे तो आपने यहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल के सिक्रेशन को पढ़ा है। ये ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल का सिक्रेशन है। आते हैं चीफ सेल पे। पेप्सिनोजन का फंक्शन आप समझ रहे हैं। पेप्सिनोजन जो है वो होगा यहाँ पे पैप्सिन में कन्वर्ट। पेप्सिनोजन जो है पैप्सिन में कन्वर्ट होगा। और ये क्या करेगा? प्रोटीन को यहाँ पे पेप्टोन और पेप्टाइडेज में यहाँ पे कन्वर्ट करता है, जो हम पढ़ चुके हैं। आते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होगा उसे हम कहेंगे चीफ या पैप्टिक सेल का जो सिक्रीशन है वो है यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज। तो हमने कहा था एज कहाँ लगता है? जैसे हमने कहा था हम पैप्सिन को प्रोटीएज कह रहे थे। प्रोटीएज जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज जो कि लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एज लगे, जैसे आरएनएज कहते हैं, जैसे डीएनएज कहते हैं, तो डीएनएज डीएनए का ब्रेक डाउन करेगा, आरएनएज आरएनए का ब्रेक डाउन करेगा, वैसे ही लाइपेज लिपिड का ब्रेक डाउन करता है। अब यहाँ पर चीजें ये समझनी है कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता है। ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं कि फंक्शन कैसे करते हैं, फिर हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक लाइपेज कैसे मीडियम में काम करता है। सबसे पहले हमने कहा जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने कहा ये है फैटी एसिड, ये भी फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, फैटी एसिड को इससे रिमूव करता है। आप यहाँ पर आपने क्या देखा, ये जो फैटी एसिड है ये यहाँ पे रिमूव हो जाता है, और अब ये क्या है, डाइग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पर आपके पास रह जाता है। तो फैटी एसिड क्या हो गया है, रिमूव हो गया। फैटी एसिड क्या है, जो फैट है, फैट के जो सिंपल फॉर्म है उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेशन किसी का भी नहीं होगा। जैसे प्रोटीन जो है तो वो पेप्टोन और प्रोटीज में टूट रहा है। अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पर हमने कहा जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टाइडेज में यहाँ पे तोड़ रहा है। अगर हम कहें कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए, अमाइनो एसिड होनी चाहिए। एक्चुअली में प्रोटीन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो अमाइनो एसिड होनी चाहिए। इट मीन्स कि पेप्टोन और पेप्टाइडेज को भी अभी टूटना है जिससे कि अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो अभी तक जो भी डाइजेशन यहाँ पर हो रहा है वो पार्शियल डाइजेशन है। चाहे आपने कहा आपके माउथ में कार्बोहाइड्रेट जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ हो, या आपने कहा चाहे आपके स्टमक में प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स और पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हुआ हो, ये सारे क्या है, पार्शियल डाइजेशन हमारे पास आते हैं। अब हमने कहा सेम यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो फैटी एसिड बन गया है। ठीक है, अब आते हैं जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम स्टमक का पीएच देखें तो क्या है, 1.8 है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन यहाँ पर है या मीडियम है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम यहाँ पर होता है। ठीक है, जबकि आपके माउथ में कैसा था, ये तो है आपके स्टमक में। अगर हम माउथ में कहें तो माउथ में जो पीएच था सलाइवा का वो था 6.8। आपने कहा जब पीएच 6.8 से 1.8 में जा रहा होगा, यानी कि जब जो पीएच है वो कम हो रहा होगा, ये क्या है, पीएच है। जब पीएच कम हो रहा होगा यानी कि 6.8, 6.7, 6.6, 6.5 ऐसे ऐसे आपने कहा 5 पॉइंट में आया होगा, फिर 3 पॉइंट समथिंग में आया होगा, 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, एंड एट लास्ट 1.8 में आया होगा। तो जैसे जैसे पीएच इधर को जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा लिपिड का डाइजेशन हो जाएगा, थोड़ा सा। ठीक है, क्या हमने क्या बात कही है, हमने कहा गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा, इसीलिए हमारे स्टमक में जो लिपिड का डाइजेशन है बहुत कम मात्रा में होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम है। अब आपने ऐसा तो नहीं कि माउथ से जो पीएच है वो डायरेक्टली एकदम से 1.8 पे आ गया। आपने कहा कि 6.8 से धीरे धीरे ये 1.8 पे आया होगा जैसे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन हो रहा है। आपने कहा जब पीएच कम रहा होगा जैसे 6.8 से 6.6 या 6.4 या 5 पॉइंट ऐसे में रहा होगा, तब जाके थोड़ा सा कहीं पर जो लिपिड है उसका डाइजेशन यहाँ पर हो गया होगा, और यहाँ पर एक्ट कौन कर रहा है, गैस्ट्रिक लाइपेज कर रहा है। तो हमारा जो स्टमक है वहाँ पर जो लिपिड है उसका जो डाइजेशन है वो क्या होता है, कम मात्रा में होता है। क्लियर है इतना? इतनी बात अगर समझ आ गई है तो इसे एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, केसिन के बारे में। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर चीफ सेल या पैप्टिक सेल का जो सिक्रीशन है वो है यहाँ पर रेनिन, और रेनिन जो डाइजेशन करेगा वो करेगा केसिन का। ठीक है, केसिन एक प्रकार की स्पेशल प्रोटीन होती है और इसका डाइजेशन रेनिन के द्वारा होता है। केसिन जो है जो मदर का मिल्क है उसमें पाई जाती है। मिल्क में जो पाई जाने वाली प्रोटीन है एक्चुअली में वो केसिन है। केसिन कहाँ पे पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। ठीक है, और इस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, पेप्सिन की जगह रेनिन होता है। ठीक है, ये जो रेनिन है ये सिक्रीट होता है जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, फीड करते हैं, मदर का जो मिल्क है कंज्यूम करते हैं, ये उनमें पाया जाता है। अगर हम बात करें जो अडल्ट होते हैं जो मिल्क कंज्यूम करते हैं उनमें जो केसिन है उसका डाइजेशन आपने कहा जो पैनक्रियाटिक सिक्रेशन होंगे उनके थ्रू होगा। ये रेनिन जो है वो बच्चों में पाया जाता है। तो रेनिन एक्चुअली में क्या कैसे काम करेगा, अगर हम देखें रेनिन के बारे में, तो रेनिन क्या करता है,
केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करता है। अब इस पैराकेसिन का डाइजेशन जो है वो क्या होगा, पेप्सिन के थ्रू होगा और उसे पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है कि रेनिन का फंक्शन क्या होता है। रेनिन जो है वो केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करेगा। अब पैराकेसिन का जो डाइजेशन है वो रेनिन करता है, ठीक है, और इसे पेप्टोन्स में कन्वर्ट यहाँ पर करता है। ठीक है, उसे क्या करता है, पेप्टोन्स में यहाँ पे कन्वर्ट करता है। क्लियर है इतना? तो आपने पढ़ा है रेनिन का फंक्शन, जो कि क्या है, आपके चीफ सेल या फिर आपके कहाँ से कन्वर्ट होता है, पेप्टिक सेल से कन्वर्ट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने बात कर ली है सारे सिक्रीशन के बारे में कि जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनसे सिक्रीट होने वाले कौन कौन से जो सिक्रीशन है, कौन कौन से एंजाइम्स है, उनका फंक्शन यहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमने कहा अगर हम देखें कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन अगला जो पार्ट है डाइजेशन का, सबसे पहले हमने क्या बोला, माउथ में था। आपने माउथ में फिर क्या किया, निकला खाने को, वो खाना गया आपके स्टमक में। स्टमक में आपने कहा कि प्रोटीन का डाइजेशन हुआ और थोड़ी सी मात्रा में लिपिड का डाइजेशन हुआ। अब जो फूड है वो कहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर है। अब जो फूड है वो कहाँ जाएगा, आपकी छोटी आंत में जाएगा। प्रकार से यहाँ से क्या शुरू हो गई है, छोटी आंत शुरू हो गई है। छोटी आंत में जब खाना जाता है तो मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो छोटी आंत में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ताकि हम थोड़ा सा, ठीक है, मैक्सिमम डाइजेशन क्या होगा, छोटी आंत में होता है। और छोटी ही आंत में आपने पहले भी पढ़ा है कि कुछ सिक्रीशंस आते हैं, जैसे लिवर से सिक्रीशन आता है, जैसे हमने कहा पैनक्रियास से सिक्रीशन आता है। ठीक है, और ये इन दोनों के सिक्रीशन कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर डाइजेशन में। तो लिवर का जो यहाँ पे सिक्रीशन है और पैनक्रियास का जो सिक्रीशन है, दोनों ही कहाँ आते हैं, आपकी छोटी आंत में आते हैं। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू हो गई है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर फिर से स्फिंक्टर आ जाएगा, जैसे एक स्फिंक्टर आपने यहाँ पर देखा था इस वाले भाग में, गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर जिसे कहा था, ऐसा ही एक स्फिंक्टर यहाँ पर आएगा, जिससे क्या होगा, जब फूड जो है, फूड स्टमक से कहाँ आ जाएगा, छोटी आंत में आ जाएगा। तो छोटी आंत से ये वापस ना आ जाए, इसीलिए यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर आता है। इसीलिए यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर आता है और इस स्फिंक्टर को कहा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। पहले ये जो नाम है वो आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो लिवर है, लिवर का सिक्रीशन कैसे, किसके द्वारा छोटी आंत में आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिर्फ एक ही लेबलिंग है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब ये जो लेबलिंग है ये हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पर हमें देखना है लिवर का सिक्रीशन। तो हम ये जानते हैं कि लिवर का जो सिक्रीशन है वो यहाँ पर क्या होगा, बाइल होता है। लिवर जो है वो होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का। हमें दूर बनाना है क्योंकि हमें डक्ट भी यहाँ पर शो करनी है। ठीक है, ये है लिवर। लिवर से जो सिक्रीट होता है वो है बाइल। ठीक है, बाइल यहाँ से सिक्रीट होगा, यहाँ से
यहाँ से बाइल सिक्रीट होगा इस प्रकार से, और यहाँ से भी बाइल जो है वो सिक्रीट होगा इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं हेपेटिक डक्ट। इसको जो नाम दिया जाता है हेपेटिक डक्ट नाम दिया जाता है। ये डक्ट क्या करेगी, यहाँ पे ये डक्ट लेकर के जाएगी और एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होगा, वहां पर बाइल को क्या करती है, स्टोर कर देती है, ठीक है। तो इसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये जो बैगनुमा संरचना है इसका नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। और अगेन हमारे पास एक और डक्ट आती है, ठीक है। इस डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, डक्ट का ध्यान रखना है आपको, सिस्टिक डक्ट, क्लियर है। इस सिस्टिक डक्ट से क्या होता है, अब जब भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, आपने कहा बाइल सिक्रीट हुआ यहाँ से, जो बाइल है वो सिक्रीट हुआ यहाँ से, और बाइल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ये बाइल है वो सिक्रीट हो जाता है। जब भी बाइल की रिक्वायरमेंट है तो अब यहाँ से क्या होगा, एक डक्ट के द्वारा बाइल निकलेगा, इस डक्ट को हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं। यहाँ से जो सिस्टिक डक्ट है और जो हेपेटिक डक्ट है वो यहाँ से इस प्रकार से निकलती है। इस डक्ट को अब कहा जाता है कॉमन डक्ट। इस डक्ट को क्या नाम दिया जाएगा, कॉमन डक्ट, ठीक है। पहले आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम एक एक करके चीजों को क्लियर करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास, पेन से बनाते हैं। अब हमने क्या बात की थी, ये फिंचर भी मैं रिमूव कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा ठीक है। अब ये जो है, ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये है पैनक्रियास, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास आता है लिवर। हमने ये कहा था कि दोनों का सिक्रीशन, पैनक्रियास का भी और जो यहाँ पर लिवर है, दोनों का ही सिक्रीशन कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। इसीलिए पैनक्रियास में भी क्या पाई जाती है, एक डक्ट पाई जाती है, इस प्रकार के डक्ट। और इस डक्ट का क्या नाम होगा, इस डक्ट का नाम होगा पैनक्रियाटिक डक्ट, सिंपल है। ठीक है। अब ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है इससे मिल जाती है हिपैटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन डक्ट जो है, ठीक है, जो कॉमन डक्ट है वो इससे मिल जाती है। यानी कि लिवर का सिक्रीशन और पैनक्रियाटिक डक्ट का जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे मिल जाता है। और अब ये जो सिक्रीशन है ये इस डक्ट के द्वारा आएगा, ठीक है। ये जो येलो कलर की डक्ट आपको दिखाई दे रही है, जिसमें दोनों ही हैं, आपके कॉमन डक्ट भी है और आपके पैनक्रियाटिक डक्ट भी है। अब इसका नाम क्या होगा, दोनों डक्ट के नाम पर होगा हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। बहुत सारी डक्ट आ गई हैं, बहुत सारी डक्ट आ गई हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, इजी है नाम, नाम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इजी है, ठीक है। इतनी चीजें आप नोट कीजिए
ठीक है, सिर्फ नोट करनी है, एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डक्ट होती है, ये वाली जो डक्ट है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना आती है। ठीक है, इसे हम रेड कलर से क्या कर लेंगे, इसका नाम है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला। तो इसका नाम है हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। विजिबल है? हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, यहाँ से सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। यहाँ से जो रीजन स्टार्ट हो गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का रीजन स्टार्ट हो गया, ये जो आपको हाईलाइट करके दिखाया गया है। ठीक है, अब ये समझिए क्या क्या हो रहा है। आपकी लिवर जो एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्या है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ से निकलता है बाइल, क्या निकलेगा, यहाँ से बाइल निकलेगा। तो बाइल निकलता है दोनों से, और बाइल जिस डक्ट के द्वारा निकलता है, डक्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हैं, बाइल जिस डक्ट से निकलता है उसे हम क्या नाम देते हैं, हिपैटिक डक्ट नाम देते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से ये जो बाइल है ये कहाँ स्टोर हो जाता है, एक पाउच में स्टोर हो जाता है। बाइल को हिंदी में कहते हैं पित्त, और जिस पाउच में ये स्टोर होता है उसे पित्ताशय कहते हैं। जहाँ पे पित्त एकत्रित हो रहा है उसे पित्ताशय कहते हैं। इंग्लिश में हमने कहा ये है बाइल, और बाइल जहाँ पे स्टोर हो रहा है इसे हम गॉल ब्लैडर कहेंगे। जब भी बाइल की रिक्वायरमेंट होगी, अब बाइल यहाँ से निकल करके आएगा कहाँ, इस डक्ट के द्वारा, जिसमें हिपैटिक डक्ट भी है और जिसमें क्या है, आपने कहा सिस्टिक डक्ट भी है। सिस्टिक डक्ट किसकी है, ये जो गॉल ब्लैडर में जिस डक्ट के द्वारा बाइल जा रहा है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों को मिला करके हम इसे कह रहे हैं कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट अब आती है कहाँ पे मिलती है, कॉमन डक्ट मिलती है पैनक्रियाटिक डक्ट से। पैनक्रियाटिक डक्ट जो कि पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक सिक्रेशन को लेकर के जाएगा। तो पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन डक्ट दोनों को मिला करके हमने बोला इसे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट का जो सिरा है एक फूला हुआ सिरा है, और उसे हम हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला कहते हैं। और इसी के द्वारा अब ये जो सिक्रेशन है वो कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। पैनक्रियाज के सिक्रेशन भी और हमारे लिवर के सिक्रेशन भी। ये जो नाम है, ये जो डक्ट है, ये आपको ध्यान में रखनी है, इजी है। पैनक्रियाज में पाए जाने वाला पैनक्रियाटिक डक्ट है। लिवर जो हिपैटिक वर्ड है, आगे जाकर के जो लिवर की सेल्स होती हैं, आप वहां पर समझेंगे हिपैटिक टर्म जहां पे भी आए लिवर से रिलेटेड है, गैस्ट्रिक टर्म जहां पर भी आए आपने कहा आपके पेट से रिलेटेड है। ठीक है, कार्डियक वर्ड जहां भी आए आपके हार्ट से रिलेटेड है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। तो ये आपने कहा कि जो लिवर से रिलेटेड है हिपैटिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट है, दोनों मिल गई हैं तो आपने कहा कॉमन हो गया है, तो कॉमन डक्ट हो गई है। कॉमन डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिले तो दोनों नाम मिला लो, हिपैटो पैनक्रियाटिक। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसके ऊपर एक सिरा है, उभार, उभार को हम एम्प्यूला नाम देते हैं। जहाँ पे भी आपने का उभार होता है या फूला हुआ रीजन होते हैं, जैसे हमने कहा था फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहाँ पाई जाती है, ये आपको देखना है। ओविडक्ट में एक भाग है जिसको हम एम्प्यूला कहते हैं, फूला हुआ भाग। तो जहाँ पे भी फूला हुआ भाग है उसे एम्प्यूला नाम देते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। क्लियर है इतना? तो डायग्राम बनाना है, फिर डायग्राम सारे जो नाम है वो यहाँ पे नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे लिवर के बारे में, लिवर के स्ट्रक्चर के बारे में, लिवर के सेल्स के बारे में, लिवर का क्या फंक्शन है इसके बारे में एक बार आप लोग घर से रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।